अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। मैं हूं बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना साहब और ताहिर मलिक साहब। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आज जो है वो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़े जो उसमें क्लैरिटी की गई है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम क्यों ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और लोग क्यों बिला वजह जो है उसको गलत नाम दे रहे हैं, क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, उस पर डिस्कस किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट वाले जो इशूज़ हैं उसके बारे में उन्होंने बात करी। साथ में फेक न्यूज़ और डिजिटल दहशतगर्द और आम दहशतगर्द में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। इसके अलावा उन्होंने पन्नू वाक़े को डिस्कस किया। साथ में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, इल्लीगल अकाउंट्स मुल्क को जो है वो किस तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं, इस तरह के दीगर इशूज़ थे। साथ साथ 9 मई का जो इंतशारी टोला है उसने किस तरह से प्रोपेगेंडा किया और अभी तक वो कर रहे हैं, इस बारे में बात करी। साथ ही डिस्कस करेंगे कि आज के प्रोग्राम में कि PTI के जो डिजिटल मीडिया सेल का दफ्तर है वहाँ पर जो है वो आज एक रेड हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ अब जो है PTI की आइंदा फर्दर मुस्तकबिल में क्या सियासत रहेगी उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बानी PTI ने भी आज जो है वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, क्या क्या बात हुई इसको डिस्कस करेंगे और बिजली के बढ़ते बिल, IPPs के इशूज़, महंगाई को डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आज आगाज़ कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, आज जो एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ज़ाहिर है आपने भी देखी होगी, क्या समझते हैं आप, बड़ा वाज़ेह जो है वो मैसेज दे दिया है लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने? नहीं, ये आपने दुरुस्त कहा है, मगर आधी बात आपने, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का ये मैसेज नहीं, ये पाकिस्तान फ़ौज का मैसेज है, क्योंकि उनका अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। डेफिनेटली इज़ लेफ्टिनेंट जनरल और इज़ तर्जमान, इज़ स्पोक्समैन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो वो आज जिस पोजीशन पे बात कर रहे थे, आप समझे कि पाकिस्तान आर्मी की रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, इसमें बड़ी गुफ्तगू बनाने के लिए जो मैं इसको सम अप करना चाह रहा हूँ, इसमें 3-4 मैसेजेस हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे। एक तो ये है कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, ये ऑपरेशन होगा, जो मर्जी आप कर लें, इसका ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि 9 मई की माफ़ी नहीं है। ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये रेपिटेशन है और इस बार ये कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान के जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं वो उनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो आप आराम से नहीं, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये PTI को मैसेज है, इसका मतलब ये PTI की टॉप लीडरशिप को मैसेज है। समझ गए जो आर्गूमेंट है। तीसरा इसमें एक और भी मैसेज था कि उसमें थोड़ी सी अदम एतमाद का इजहार किया गया, एक अनसेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया कि समझ नहीं आ रही, 1 साल से प्रोसेस चल रही है, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, 9 मई के मुल्ज़मान को सख्त सज़ाएँ क्यों नहीं मिल रही। वो तो मैंने तो देनी नहीं, रानी ने देनी है, वो आपकी अदलिया ने देनी है। तो अदलिया पे भी थोड़ा सा अदम एतमाद है कि उनकी कारकर्दगी पे PTI के लिए दोबारा एक क्लियर कट मैसेज है कि आप जनाब ताड़ी खैर नहीं, टेररिज्म पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और चौथी चीज़ जो उन्होंने कही है वो कही है कि डिजिटल टेररिज्म, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक में मैंने कहा था कि पाकिस्तान की रियासत ने 2 फैसले किए हैं कि PTI और 9 मई की माफ़ी नहीं है, जिसने 9 मई किया वो PTI है, वो इमरान खान है, वो खां है, जो भी है, उसको माफ़ी नहीं है। और उसमें वो समझते हैं कि 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो उनको हेल्पफुल जा रहे हैं, एक सोशल मीडिया और एक अदलिया से अगर डिले होता है। तो आज मेरे ख्याल बिल्कुल फ़ौज ने अपनी पोजीशन, अपनी जो सिचुएशन है बिल्कुल क्लियर कर दी है। और अब आप बकायदा, आप पहले भी कह रहे थे ना कि शिकंजा जो है वो कसा जाने वाला है। मैं तो आपको दो चीज़ें मैंने कही थी कि एक तो सोशल मीडिया की खैर नहीं है और दूसरी मेरा हाल मैंने कह दिया था कि PTI के डेज भी जो है बड़े मुश्किल होंगे। अब आप बकायदा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं आप? काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि तवातुर से अब हम आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। अच्छी बात है, करनी चाहिए, और पहले भी वो करते थे, तो इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, वो रोज़ाना कर लें, अच्छी बात है। लेकिन आज उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें PTI तो खैर उनकी पुरानी है, उनके साथ वो है, याद अल्लाह है ना, 9 मई से पहले से ही इस्टेब्लिशमेंट और PTI में वो अच्छे रिलेशनशिप नहीं थी। लेकिन अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप गौर से सुने और इसमें से PTI को निकाल दें और ये समझ लें कि PTI तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट PTI के ऊपर चढ़ी हुई है, तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR है। ठीक, जब वो ये कहते हैं कि जी फैसले नहीं हो रहे, अदालतें, अब वो डायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे कि अदालतें ज़मानतें दे रही हैं, अदालतें उन मुलजिमों को रिलीफ दे रही हैं, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे, लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं कि अभी तक कोई इन अदालतों से 9 मई के मुलजिमों को सज़ा नहीं मिली। फिर आज जो उन्होंने नक्शा खींचा कि स्मगलिंग होती है, हमने मनशियात बरामद की है,
और नॉन पेड गाड़ियाँ आती हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर हुकूमत क्या करती है। अगर पाक फौज ने ही ये सारी चीज़ें पकड़नी है तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के खिलाफ भी एक FIR हो गई ना कि जी आप नहीं कर पा रहे। फिर इसी तरह लैंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, तो ये तो सूबों की भी जिम्मेदारी है। सही। तो अगर पाक फौज को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के कोई नया ऑपरेशन करना चाह रही है पाक फौज, तो मेरा ख्याल है कि ये भी सवाल तो बन गया ना कि फिर हमारे जो बाकी इदारे हैं और बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि PTI तो है ही, खैर अब उनकी मंजूर नज़र, तो जुडिशरी भी अब आज उसमें ख्याल सब में शामिल हो गई है और कहीं कहीं शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हो गए। हालांकि शहबाज शरीफ साहब हर वो काम कर रहे हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाए, मुतमईन हो जाए, उनकी नौकरी बरकरार रह जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर वो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन, महंगाई, स्मगलिंग को ना रोक पाना, ईरान से तेल का आना, नॉन पेड गाड़ियों का जाना, यहाँ से अफगानिस्तान चीज़ें स्मगल होना, तो ये सब कुछ फौज ने तो नहीं रोकना, हुकूमतों ने रोकना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत है तो फिर रही कोई नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं रहा, फिर इस्टेब्लिशमेंट ही है जो सब चीज़ों को देखेगी। ठीक। मलिक साहब, अरहान साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है इन सारी बातों का, उनका इस तरह से बात करना। नहीं, मैं राना से इख्तलाफ करूँगा कि मुर्शद पाक का मैं बयान पढ़ रहा था फैसल वाडा, उन्होंने इनकी नौकरी को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा। और ये मैं ये भी आपको हमेशा जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसमें कहता हूँ कि इस सेटअप में PTI के लिए कोई रूम नहीं है, और फिलहाल जब तक उसकी 2-3 रीज़न है वो बड़ी बात लंबी हो जाएगी, अभी तक इनको कोई थ्रेट नहीं है। ये जो शहबाज हुकूमत है उसको कोई थ्रेट नहीं है। जो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा टेक्निकली आपको गौर करना पड़ेगा। अब ये जो स्मगलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सूबों का कंपैरिजन उस तरह नहीं करना कि खुदा ना खास्ता कि पंजाब अच्छा है या सिंध अच्छा है या बलूचिस्तान, मैं बात कर रहा हूँ स्मगलिंग की। स्मगलिंग का सबसे बड़ा जो इशू है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, और वो कहाँ है, तुरहम पे है, जो बॉर्डर्स हैं, तो वो KPK के साथ है। तो जो आप स्मगलिंग की बात की है, और डायरेक्टली उन्होंने PTI हुकूमत को गिरेबान पे हाथ डाला है। उन्होंने कहा ये बन्नू में मुझे बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है, अगर किसी जलसे में, जुलूस में कोई फायरिंग करता है तो उसको किसने रोकना है। दिस इज़ नॉट फेडरल गवर्नमेंट, दिस इज़ KPK गवर्नमेंट। तो 3-4 चीज़ें जो मदरसे भी हैं, मैं ये फिर बार बार नहीं कह रहा कि वो बाकी पाकिस्तानी सूबे में बड़े सुपीरियर बना रहा हूँ, मैं KPK को डाउन कर रहा हूँ। मैं उनकी जो डायरेक्शन थोड़ी सी स्मेल आपको देना चाह रहा हूँ, उसमें मेजर जो चीज़ हिट हो रही है KPK की हुकूमत हो रही है, और वो PTI। मदारिस को भी कह रहे थे वो कि कितने मदारिस ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं कौन चला रहा है। इंडिकेशन भी आ रही है, इससे एक इंडिकेशन ये आ रही है कि ये जो स्मगलिंग, क्योंकि एक और भी फैक्टर है ना जो हम लोग शायद जो KPK में नहीं रहते उनको समझ नहीं है। एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है उस रीजन की, जिसको हम स्मगलिंग बोलते हैं, वो स्मगलिंग नहीं समझते। उनके लिए तो वॉक इन था, वो तो कभी सोचा नहीं कि अफगानिस्तान से, मैं अच्छी तरह याद है जब मैं कॉलेज में था तो मेरे लिए ज़िंदगी का बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है। मैं तुरहम खड़ा हूँ, मेरी कोई शक्लो शबात वो स्टूडेंट वाली थी, तो मैं देख रहा था कि हज़ारों लोग इधर जा रहे हैं, हज़ारों लोग इधर आ रहे हैं। तो मैंने अपने टीचर से पूछा, मैं सर हम जा सकते? कहते नहीं बेटा हमारे पास वीज़ा नहीं है। मैंने कहा सर ये तो जा रहे हैं, कहते हैं ये बस क्योंकि ये पठान है, हमें इतनी समझ नहीं थी। तो वो लोग हैं ना, वो उसको स्मगलिंग नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम एक ही हिस्ट्री है हमारी, एक ही ज़ुबान है, शादियां करते हैं, खाना पीना, तो वो समझते हैं कि मैं वहाँ से आटा लेके यहाँ ले गया, यहाँ से ये ले गया। मगर पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो एक बहुत बड़ी हीट आई है ना अदर दैन दी तालिबान, इस पर हम बोलते नहीं। स्मगलिंग जिसको हम कहते हैं ना, उससे बहुत एक फाइनेंशियल, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, एक बड़ी एक एग्जाइटी आई हुई है। और उसके साथ ये जो ऑपरेशन जिसका हम बात कर रहे हैं ना, तो लोगों का कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ KPK में। मतलब वो इस तरह नहीं होता, खुदा ना खास्ता एक गाँव है, उस गाँव में अगर आपने एक टेररिस्ट को पकड़ना तो आप पूरे गाँव को इनसर्कल करते हैं, सबको निकालते हैं। तो इस तरह कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी हैं, कुछ हुकूमतों के फ्लॉज हैं, कुछ और मतलब कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। आप करते हैं, आप एग्री करेंगे मलिक साहब की बात? नहीं, देखें मलिक साहब जो बात कह रहे हैं कि जी वो मुझसे इस बात को नहीं मानते, और वो इनके जो पीरो मुर्शद हैं, वही मुर्शद जो पगड़ियों से फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फिर वहीं ना जाके नाक रिगड़ते हैं और प्रैक्टिकली नाक रिगड़ते हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना। तो एडे पीरो मुर्शद ने वो तो कहते थे कि जी PTI को तो बंदा ही नहीं मिलेगा, PTI का तो बंदा पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकेगा, PTI को तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, बड़े मुर्शद साहब। तो 8 फरवरी को मुर्शद साहब का उर्स कर दिया था ना अवाम ने। अब दूसरी बात सुन ले,
कि ये जो मैं कहता हूँ कि ना शहबाज शरीफ वाली हुकूमत का, आज ही ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि इस्लामाबाद में लोग शेरवानियाँ पहन बन सिलवा के तैयार बैठे हैं हुकूमत के लिए। आज का बयान है उनका, ठीक है ना। तो फिर ख्वाजा आसिफ को नहीं शायद पीरो मुर्शिद का पता होगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी बहस नहीं कर रहा, ये ख्वाजा के सवाल इस कमेंट पे ये कहा गया कि नहीं नौकरी आपकी पक्की। वो ठीक है ना, अच्छा। वो तो फिर जाहिर है बच्चा स्कूल ना जा रहा हो, होमवर्क उसने किया ना, टीचर मारेंगी तो अब्बू कहते नहीं कुछ नहीं कहेंगे, मैंने कह दिया हुआ है। बच्चे को पता होता है कि फैंटी पहनी है कि स्कूल जाके। ख्वाजा आसिफ जो ये कुछ कह रहे हैं, मरियम साहिबा जो कह रही है कि हुकूमत हमारे गिराने की साजिश हो रही है, तो एवं कह रही है। उन्हें पता है इस बात का कि बैक स्टोरी, उन्हें इस बात का पता है। मुर्शद ने ये नहीं कहा, मुर्शद ने कहा जिन्होंने गिराना उन्होंने फैसला क्यों नहीं गिराना। नहीं मैं वही कह रहा हूँ गिरने वाली है। जिन्होंने गिराना है ना, जिन्होंने गिराना है ना, वो इसके मुर्शद से पूछ के नहीं गिराएंगे, ठीक है ना। ना इसके मुर्शद को बताएंगे, वो तो आप बेचारा उन लोगों की गिदड़ भपकियों में आके बड़के मार दी कि जी मैं जजों के साथ ये कर दूंगा। मुड़ के जब पीछे देखा तो बंदा ही कोई नहीं खड़ा था उसके, तो फिर जाके नाक रगड़ी उसी जमीन के ऊपर। ये क्या बात हो सकता है, किसी ने कहा जाके माफी मांग लो। हो सकता है कोई तो बस जिसने की कहा होगा कि माफी मांग लो, तो पहले उसने जिसने कहा था कि तू कैसे तेरे नाल है, इसका मतलब है वो सही बात तो पहले वाली ने नहीं कही ना, नाल तो नहीं थे बाद में, हुआ तो ठीक है ना। तो इन्हें अदालत तो नहीं लगी। अच्छा, बात पता है क्या है कि वो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि हुआ तो कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि बंदे को जब शर्म वरम से आ रही हो जाए तो नाक रगड़ना, माफी मांगना होगा तो कुछ नहीं है, एक ही गाल हुई, ठीक है ना। वो बंदे को चोर को पकड़ लिया तो इसका मुंह काला करके और 7 गाँव फिराओ खोते पे बिठा के। खोते ने कहा 7 गाँव, खोता घबरा गया तो चोर कहता तेरा की जा रहे हैं, तू चलता रहो, मैं उतने बैठे सैर कर रहे हैं ना। इज्जत तो और बेइज्जती तो महसूस करने की चीज है ना, सही बात है। तो वो नहीं महसूस करें तो ना करें, लेकिन बेइज्जती तो हो गई कि आपने बढ़ के मारी और तू मैनू जानता नहीं, मैं कौन है। आगे से एक बंदा खड़ा हो गया, कौन है, उन्होंने कहा जी पैन में बीमार है, ठीक है। तो मुर्शिद अगर ऐसे कर रहे हैं तो करते रहे, लेकिन इस्लामाबाद में हुकूमत एक तैयार हो रही है, हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब का बोझ अब शायद इस्टेब्लिशमेंट ना उठा पाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नैले ही नहीं है, दैले भी हैं, ठीक है ना। वो कख नहीं कर सके। उन्होंने अपने बयानात और अपनी हरकत से कोई नेक नामी भी नहीं कमाई। चलो पैसे नहीं कमाए तो कोई तुसी अच्छा बिहेव भी कर लेते, वो भी आप नहीं कर सके। और फिर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप मलिक साहब ये आप भी याद रखिएगा, आप स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के और सियासत के, बहुत दौर आते हैं सियासी जमातों में, बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, ठीक है ना। ऐसे मुश्किल वक्त भी आते हैं कि साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी तन्हाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर नज़रियात मजबूत हो ना तो वो तन्हाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो टूल बने होते हैं उस दौर के अंदर, जो आगे अपने चेहरे रख के और सारा कुछ अपने कंधे दे के कराते हैं, हिस्ट्री उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। सही कह रहे हैं। और कभी इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करना। राना भाई माफ़ करना ना, उस पर कोई बहस नहीं, मगर इसी दौरान में वो दुबई में अपनी घर शहर बना लेते हैं। वो खुद ही तो रोज़ कहते हो $20 बिलियन वहाँ चला गया, तो ये तुम्हारा मेरा गया। ये वही लोग हैं जिनको पता होता है कि 6 महीने साल की एक फिल्म चल रही है, इसमें हम अपना हिस्सा ले लें, और उसी में उनके बच्चे बुच्चे भी बाहर चले जाते हैं, इसी में उनके कतर दुबई में घर गुर ठहर जाए। जो मलिक कह रहा है ना, शायर कहना क्या चाहता है, शायर ने एक नज़म सुनाई तो ब्रेक ले, देखो क्या कहता है कि मरवाएगा। शायर के शेर की तशरीह नहीं करनी है, इस शेर की कोई तशरीह नहीं होनी चाहिए। तशरीह जरा ध्यान से करनी है राना साहब, प्रोग्राम करना है, तशरीह ध्यान से करनी है। वली साहब, डिजिटल दहशतगर्द, ये जो एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आई है, हो या आम दहशतगर्द हो, दोनों का निशाना फौज है। आज इस पर बड़ा फोकस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखो ये जो है, जो क्योंकि हमारे दोनों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आई एम श्योर माशाल्लाह ये अल्लाह इसको और तरक्की दी, एडिटर है, तो हम लोगों ने ना ऐसी पोजीशंस पे काम किया जहां हम मैस मीडिया को समझते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान की रियासत को आदत थी हमारा अखबारात, हमारे टीवी को मैनेज करना। मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ पे सीनियर लेवल के जो लोग हैं
कई दफ़ा फौज ने बुलाया, ये नहीं कि आप खबरें बनाएं, वो अपने अंदर की बात बताते हैं कि यार हमने पाकिस्तान को खिदमत करनी है, हमारी ये रुकावट है, इस पर हाथ ना रखो या खामोशी कर लो। हमारी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी प्रेस की कोई फौज से लड़ाई थी, तो एक अंडरस्टैंडिंग चलती है कि यार ये चीज़, मतलब मिसाल के तौर पर कई लोगों ने बड़ी सख्त तनकीद की कि अगर बाजवा साहब ने ये बात कही है कि हमारे पास कमी है कुछ चीज़ों की तो हम जंग नहीं कर सकते, तो मुझे अच्छी तरह याद है मीडिया से कई लोगों ने कहा यार अगर उन्होंने पता नहीं कही है कि नहीं कि हमें नहीं चाहिए कि हम प्रेस में दे दें। मेरा पॉइंट समझिए। अब हुआ यह कि सोशल मीडिया का मतलब है कि आपको एक मोबाइल चाहिए और उसमें आपको एक इंटरनेट चाहिए। सही। अब आप 18 साल के हैं, आप 118 साल पे हैं, आप इंसान हैं, आप औरत हैं, आप चाहें आप 20 पे मेरे पास फ़ोन है, मैं लिखता हूँ लाहौर में बड़ी बारिश हुई है, बड़ी बर्फ़ गिरी है और यहाँ पे 5 चीज़ें आगे थे, मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है? मैं यहाँ नहीं कह सकता। ठीक है। मैं यहाँ इसलिए नहीं कह सकता कि मैं मैस मीडिया का हिस्सा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ, मैं एक एडिटर के नीचे हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक एजुकेशन है, मैं एक तरबियत के साथ आया हूँ, मेरे पे चेक एंड बैलेंस है। अब हो ये गया कि ये एक तलवार हर इंसान के हाथ आ गई है, तो पाकिस्तानी रियासत को समझ नहीं आ रही इसको किस तरह मैनेज करे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इतनी आसानी से, इतनी मारा मारी से आप शायद, मतलब काम तो शुरू हो गया। मेरे कई दोस्त यारों के फ़ोन आए हैं मुझे बाहर से, वो कहते हैं यार हमने पहले कोई चीज़ लिखते थे तुम्हारी फेसबुक पे एज ए फ्रेंड, तो अब तुम्हारा लिखते हुए सोचना पड़ता है। नहीं सोचने, वो यहाँ पढ़ी नहीं जा रही। अच्छा। अगर आप मतलब जर्मनी चले जाएंगे, आपकी तो शक्ल भी यूरोपियन, अगर आप मतलब वेस्ट इंडीज़ कहीं चली जाएँ तो वहाँ से कोई चीज़ भेजेंगे कि लिखेंगे ये मुल्क ठीक नहीं है, तो मैं पढ़ ही नहीं सकूँगा। क्यों राना साहब, ये जो चल रही है बात डिजिटल दहशतगर्दी वाली, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास मोबाइल है और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने का हक तो सबको है, लेकिन एक सर्टेन वे में, एक लिमिटेड वे में आप बाउंड हो चुके हैं। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूं, आपने भी नेक्स्ट टाइम सोच समझ के लिखना है। फायर जो वाल है वो काम कैसे करेगी, ठीक है, और अब होने क्या जा रहा है। आग की दीवार इसका नाम। हाँ जी, आपने मलिक साहब पैगाम भेजा व्हाट्सएप पे, एक गुड का निशान आ जाएगा। अच्छा जी, मेरे तक पहुंच गया, 2 गुड हो जाएंगे। अच्छा, मैंने देख लिया, 2 नीले गुड हो जाएंगे, जैसे चलता है। अब आगे से अब स्टोरी शुरू होगी। ठीक है। अब स्टोरी ये है कि अगर उस पर 3 गुड आ गए ना, तो आप समझे कि हुकूमत ने आपका पैगाम नोट कर लिया। वेरी गुड हो गया। ठीक है। अब आगे सुने, अगर 2 नीले और 1 सुर्ख गुड आ गया तो के हुकूमत ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा। अब आगे चलें, अगर 1 नीला और 2 सुर्ख आ गए तो हुकूमत आपके खिलाफ तफ्तीश कर रही है। एंड ऑल द एंड अगर 3 सुर्ख आ गए तो बस फिर तुसी अपने बोरिया बिस्तरा चुको, ठीक है ना, अदालती समन आपके घर पहुंचने वाला है और आप समझे फाइल लग गए। ये तो मैंने बताया है जो अब आने वाले दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जहां 3 गुड हुए नहीं, आपने अपना मोबाइल आग में फेंक देना है, ठीक है ना, नहीं तो तुसी फड़े गए। अब आ जाए दूसरी बात, ये देखें राना साहब, आग में फेंकने से बचत हो जाए। मैं अर्ज कर नहीं रहा हूँ, बात यह है कि अगेन मैं अपनी कोर फीलिंग शेयर करता हूँ कि मैं रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। अगर कोई भी शख्स दूध का धुला हुआ भी मेरी पाक फौज के ऊपर कोई बोतान, कोई इल्ज़ाम, कोई झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो मैं खुदा की कसम अपनी पाक फौज के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ठीक है। लेकिन मैं बसद एहतराम ये अर्ज़ करूं कि हम 21वीं सदी में हैं और अब ये इतना आसान नहीं रहा कि आप लोगों की ज़बानें बंद कर दें, पूरी कौम को सनम जावेद बना दें कि तुसी बोले थे फड़े गए, तुसी बोलना नहीं गा। मतलब ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सी जमहूरियत है? वो चुप हो गई। नहीं चुप हो गई। भी चुप हो गई। नहीं, सनम जावेद ने परसों उसका वो आप देख लें वीडियो बयान। अच्छा। हाँ, उसने कहा जी वो मरियम साहिबा ने मेरा नाम लिए बगैर बड़ी तनकीद की है, तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं सुने ना, उसने कहा कि मरियम साहिबा ने मेरा नाम लिए बगैर तनकीद किए मेरे मुझ पे। अच्छा। तो मेरा नाम लेके तनकीद करें, मैं देखूँ फिर उनको आपको क्या जवाब देती हूँ। मुझ पे जज साहब ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। अगर वो ये कहती है कि जज साहब ने पाबंदी नहीं लगाई तो आई सल्यूट दैट जज। ठीक है। कि आप किसी शख्स से तहरीर तकरीर और आज़ादी इजहार की कदगन नहीं लगा सकते। ठीक है। अगर हम एक जमहूरी मुल्क हैं और हमारे में आइन जिंदा है, अगर आइन जिंदा है
मैं फिर कहता हूँ अगर आइन जिंदा है तो मेरा हक कोई मुझसे नहीं छीन सकता। वैसे जिंदा है? उन्होंने वैसे ही कहा होगा, नामुनासिब अल्फाज ना इस्तेमाल नहीं कीजिए। यार, उन्होंने राणा जिंदा है वैसे? नहीं, अभी मैं देख के आया हूँ, वो वॉक कर रहा था, पसीनों पसीने हुए ऐसी। तो शीदे की गल पे कर, मैं आइन की बात कर। अच्छा, वो मैं उसे शीदे कोई वॉक आइन समझता हूँ। ऑन अ वेरी सीरियस नोट ना हो मलिक साहब, एक जुमला बस, आपने मुझे बहुत अच्छा क्लू दिया है। खुदा की कसम, इस मुल्क में आइन शीदा ही है। अगर जिस दिन आपने शीदे की इज्जत करनी शुरू कर दी ना, तो फिर आप समझे आप आइन की इज्जत करते हैं। मसला तो यही है कि आप में ये सब शीदे हैं, ठीक है, और हमीदे ऊपर बैठ के $20 बिलियन दुबई भेज देते और उनकी तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता। हाँ, बुशरा बीबी से पूछा जा सकता है कि ये जेवर की रसीद कहाँ है। वो $20 अरब जो है पाकिस्तान से 3 साल में निकल गए हमीदों ने, वो कोई नहीं पूछ सकता। शीदों से पूछ सकते हैं कि ये रसीदें कहाँ हैं। आइन शीदा ही है। आइन वो जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ जूते पॉलिश कर रहा है ना, आइन वो है। आइन वो है जो सिट्टे बेच रहा है। आइन वो है जो बर्फ के गोले बेच रहा है। आइन वो नहीं है जो एयर कंडीशन बंगलों के अंदर टाइयां बांध के और सूट बूट पहन के बंदे बैठे हुए और वो कहते हैं हम आइन। आइन नहीं है वो आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस दिन आपने आम आदमी की इज्जत को बहाल कर दिया, जिस दिन ये तकदीस नहीं लगाई कि ये अदलिया के ऊपर, ये पार्लियामेंट के ऊपर, ये फलां के ऊपर, इनकी इज्जतों के पैरे देने, आप अपने किरदार ठीक कर लें। क्यों कोई आपकी बेइज्जती करेगा? आप किरदार तो ठीक करें। किरदार ठीक करना नहीं तो कहना साड़ी इज्जत करो, फोके पहलवान बड़े देख लो, ये है फोके पहलवान। असल में इज्जत करो ना दिया ये कमांड, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, वो जो इज़्ज़त की बात की उसमें तो मैं, क्योंकि ये तो अपना दानिशर आदमी है, शायद नहीं, मैं तो बड़ा रियलिस्ट हूँ। मैं तो जब पाकिस्तान का आइन और कानून देखता हूँ जिसकी ये बात करता है, तो उस आइन के मुताबिक हमारी पार्लियामान ने अपना इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म, जब शहबाज की पहली हुकूमत थी, उन्होंने वहाँ पे असम्बली में एक कानून पास कर ली कि जो असम्बली की तौहीन करेगा, जो मेंबर की तौहीन करेगा, तो ये असम्बली को अदालत के इख्तियारात होंगे, कमेटी बैठेगी, उसको बुलाएगी और उसको सजा देगी। देयरफॉर एक चीज़ साबित होगी कि रियासत का एक इदारा पार्लियामान अब उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फिर आप अपने आइन पे जाएं, आपका आइन क्लियर कहता है कि आप आर्मी पे तनकीद नहीं कर सकते। मैं आइनी बात कर रहा हूँ कि मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा। आप फौज पे ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे आप लगे कि उनकी परफॉर्मेंस, आप उनको नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, जो एग्जेक्टिव जो है, जो सरकारी मुलाजिम है, वो चाहे आप पे केस कर सकता है कि आपने जो अगर उसकी बेइज्जती की है, उससे मुदाखलत की, तो वो कहेगा मुदाखलत का केस आप पे कर सकता है कि काम के दौरान। तीसरा आपका इंस्टीट्यूशन है अदलिया। आपके सारे जजेस को, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे वो बेडरूम में हो, जहाँ मर्जी हो, 24 आवर वो आपको तौहीन अदालत पे पकड़ सकते हैं। तो मुझे बताओ, बाकी बची तो सिर्फ अवाम जिसकी बेइज्जती की जा सकती है। यही मैं कह रहा हूँ, यही वो कह रहा है, वो ही मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान के आइन में 3 हमारे इदारे होते हैं, तीनों ने अपनी प्रोटेक्शन ले ली है। पार्लियामान ने कहा साड़ी बिस्ती करके था, अदालत कहती हमारी बिस्ती करके दिखा, फौज और इंतजामिया की प्रोटेक्शन है, तो फिर शीदे की बिस्ती होनी है। शीदे की बिस्ती होनी है। मैं तो देखे ना, जो बात शायर जरा मुश्किल लफ्जों में कह रहा था, ठीक है, अब शायर ने आसान कर दी है। आसान कर दी। और आसान ये है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ अवाम की इज्जत नहीं है, उनका कोई मुहाफिज नहीं है, बाकी सब अपने अपने मुहाफिज हैं। पावे तो खाई जाओ, मेरी मरियम लीडर, मैं उन्हें सलूट करता हूँ और मैं वो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं बिजली इस्तेमाल करूंगा और बिल हुकूमत देगी। वो कहती थी उत्तो तो खाई जाओ, तो अंदर रोना पाएगा। बानी, पीटीआई की क्या मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, उनकी सियासत का क्या बनेगा? आज जो है वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, डिस्कस कर लेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो है इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और रऊफ हसन साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ ही साथ आज जो है बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, और कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके दीगर भी बात है क्यों नहीं। राणा साहब, आपको क्या लगता है, अब जो है वो बानी पीटीआई भी कह रहे हैं खुद से कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं? अच्छा, बात यह कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मैंने अभी आपको डिजिटल प्लानिंग वो बताई, आज का छापा, और पीटीआई लीडरशिप का ये कहना है कि उनके बहुत सारे कारकुनों को उठा लिया गया है, हाँ, इंटरलिंक्ड है, और उनका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ हैं। ठीक है, ये इंटरलिंक्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के खिलाफ आज से एक बड़ा सीवियर किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ठीक हो गया। और ये मेरा ख्याल है कि
हम शायद फाइनल में पहुंच गए एक मैच के, ठीक है, और जिसमें रियासत अपना पूरा जोर लगाएगी पीटीआई को माजी का बाप बनाने में। ठीक। और कोई ये कहे जी इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ऐसे कर रही है, तो मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है। मैं तो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को मानता हूँ, जो इस वक्त रियासत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासी गड़ा खोद रहे हैं और कुछ नहीं। सही। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इसके बाद उन्हें कभी ज़िंदगी में चांस नहीं मिलेगा, और शायद नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का पता है कि जितनी वो इस वक्त स्याह कवानीन और गैर जमहूरी, गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं, ये इनका सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात पे कि इमरान खान का कहना ये कि उन्हें जो वो मिला हुआ है, जहाँ वो क्या कहते हैं मलिक साहब, जिसमें चक्की क्या कहते हैं जिसमें वो बंद है, जो सेल जो है, वो कहते हैं कि वो कातिलों और उनके लिए डेथ सेल वालों का जो दीवार है वो मेरी दीवार के साथ है। ठीक है ना। और आज आप कह रही है कि उन्हें पता, वो कहते हैं कि मुझे हो सकता है कि अब फौजी अदालतों में, जेल में, पता नहीं कुछ ऐसा मैं पढ़ रहा था, वो हो जाए। तो मुझे तो बस इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान में जो पॉपुलर लीडरशिप होती है, आखिर में वो क्यों वो हो जाती, गद्दार निकल आती है। और मैं तो पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि हर पॉपुलर लीडर जिसकी जड़ें अवाम में हैं वो गद्दार हो जाता है और मुल्क दुश्मन हो जाता है। अब अगर पीटीआई को कल जैसे जो पहला गद्दार होता है वो वतन दुश्मन दोस्त भी तो हो जाता है ना। नहीं, पहला गद्दार कौन था? नवाज शरीफ था। नहीं सर, 2018 में नहीं सर, सबसे बड़ा गद्दार आगाज जो हुआ था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुआ था, जब उन्हें भारत का एजेंट करार दिया गया था। उससे एक तरक्की हो गया। ये सारा कुछ नवाज में भी हीट आई थी, मगर ऐसे लगा था कि वो भी माजी का किस्सा हो गया, मगर अब वो नहीं, उन्होंने फिर अपने सर्टिफिकेट जमा कराए ना, फिर मैंने कहा ये बायोडाटा उन्होंने अपना चेंज कराया, ठीक है ना। और वैसे भी वो एक दर्शनी पहलवान और एक उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉपुलर लीडरशिप के साथ ये सब कुछ होता है, ये शायद यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ठीक है ना। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगते देखा, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गैर नामालूम हाथों के से शहीद होते देखा, हमने लियाकत अली खान को शहीद होते देखा, ठीक है। हमने ज़ियाउल्लाह को देखा। नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं इसको बाई नहीं करता इस जुमले को, ठीक है ना। लेकिन हमने तो इलेक्टेड लीडरशिप को कत्ल होते देखा है, इस मुल्क के अंदर हमेशा उनको खून बहते हुए देखा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा कि अगर मलिक साहब पीटीआई को आप दहशतगर्द जमात करार देते हैं, तो दुनिया की हिस्ट्री में पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जिस मुल्क के अंदर एक सूबा दहशतगर्द जमात की हुकूमत का होगा। ये पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं बनती। ये बहुत बड़ी बात। अनटिल अनलेस अगर आप कहीं उनके साथ कुछ और ना कर दें, अदरवाइज दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द तंजीम का एक सूबे में हुकूमत हो। मलिक साहब, पीटीआई रहनुमा गिरफ्तारियां और पुलिस का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? पुलिस कहती है कि पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज़ जो है वो इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ से होता था। देखिए, मैंने शुरू में भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे जो मैं मेन मीडिया जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, मुझे उसमें काफ़ी कंट्रोल लगता है, ठीक है। ये अच्छा लफ्ज़ मैंने यूज़ कर लिया। इसी तरह मुझे पॉलिटिकली भी लगता है, ठीक ठाक लगता है। दो जैसे लोग होते हैं ना, ऐसे 2-3 झंडे लेके आए थे 6-7 महीने मोटरसाइकिल, अल्लाह का शुक्र है उनको भी समझा दिया गया कि मोटरसाइकिल चलानी है तो झंडा घर चढ़ के हो, तो ओवरऑल कोई इशू नहीं है। तो सारी जो सरगर्मी है ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, वो है सारी सोशल मीडिया, तो वो वहीं पर चले गए। और उन्होंने देखें आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे हुई है? सपैर। और सोशल मीडिया को सुबह हमने 11 बजे एक्शन शुरू कर दिया, उसके बाद डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ आ गया, तो उन्होंने कहा यहीं से सारा कुछ चल रहा है। रऊफ़ की गिरफ्तारी भी हो गई, फायरवॉल की भी इसने पॉइंट बता दिया। तो मैं जो कह रहा था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है आम आदमी के हाथ में,
जिससे आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। मैं आपको मतलब गुज़िस्ता 6 महीने से कह रहा हूँ तो कि सोशल मीडिया की जो स्पेस है दिन ब दिन कम होगी, दिन ब दिन कम होगी। आप याद करें ना, 1 साल पहले बड़े बड़े हमारे यार दोस्त से कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 1.5 करोड़ बना रहा है, कोई ऐसे बार बार उसके आ रहे हैं, अपना वीलॉग आ रहे हैं, फलां आ रहा है, ये हो रहा है, कोई इंटरनेशनल हाँ भी जी, ऐसे कई ही है। लोग थे, बल्कि ठीक है ना मलिक 4 का ग्रुप भी बना हुआ था, उसमें कोई मेजर साहब भी थे। मगर मुझे लगा कि करते कराते ना काफ़ी हमारी रियासत ने उसमें सुनने में आया कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक से भी कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ सूझबूझ हमने ली, चाइना वगैरह से, चाइना से लिए, क्योंकि उन्होंने 1.5 करोड़ इंसानों को डिसिप्लिन में रखा हुआ है, कंट्रोल में रखा हुआ है, तो हम तो सिर्फ 25 करोड़ है। तो लगा तो भी लोग भूखे मरते ने नहीं, उन्होंने तो उनका अपना एक स्टाइल है। देखो एक वहाँ के भी हुक्मरान जो है उनके बाहर डालें, ये इशू नहीं। देखो उन लोगों की, उनमें हमारी तरह की मुनाफकत नहीं है। वो कहते हैं जी कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, और सोशलिज्म में आपको पता है 1 पार्टी रूल होता है। 1 पार्टी कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी। वो आप उसी को इलेक्शन, वही हुकूमत है, वही अपोजिशन है, उसका जनरल सेक्रेटरी आपका ना सब कुछ है। वो जनरल सेक्रेटरी वो अमरियत है, इसीलिए कहते हैं सोशलिज्म में एक अमरियत है। वो कहते हैं यार हमें ये टॉक शो, हमें ये डिस्कशन, हमें ये वोट वोट नहीं, हमारे बारे में नहीं है। लिहाजा उनका तो इशू नहीं। रशिया की तरफ चलो, रशिया भी यही है, गोगे वो लिबरल हो रहे हैं। तो दूसरा मॉडल हमारे पास सऊदी अरब का है, बादशाह का। बादशाह भी साहब कहते हैं जी कि वर्ड ऑफ किंग इज अ लॉ। तो हमारे यहाँ मेरा हम सीख रहे हैं, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सऊदी अरब से भी सीखें, कुछ चाइना से सीखें, कुछ शुमाली। नहीं, मैं आपसे एक छोटे सवाल करना चाहूँ, छोटे हाँ प्लीज, ज़्यादा। ये जो आप कह रहे हैं चीन में अमरियत है, हाँ, तो वहाँ पे भी कोई बंदा 4 दफा वजीर आजम बनता है? नहीं, वहाँ तो चक्कर ही कोई नहीं ना, उन्होंने ये फैशन रखा ही नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ चेंज होते रहते हैं, सदर चेंज होते रहते हैं। नहीं, सदर सुदर वो सारी कम्युनिस्ट पार्टी, जिस तरह ईरान में भी ठीक है भाई, मैं आपसे पूछो, सदर चेंज होते रहते हैं अपनी मुद्दत के बाद, करेगी कम्युनिस्ट पार्टी, वो होते रहते हैं, वही करेगी। अच्छा, तो क्या उनके जो लीडरशिप है उनके भी बाहर असासे होते हैं? नहीं, इस तरह की। अच्छा, तो क्या उनकी जो लीडरशिप है जब वो वहां से फारिग होती है तो वो बाहर लंदन चली जाती है? करते नहीं है, मगर वो माफ नहीं करते अगर कोई करे। अच्छा, तो उनकी भी कोई नैब है जिसमें वो किसी को भी जाते हुए कह देते हैं तू बेईमान है, चलो इसे अंदर कर दो, मार देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मार देते हैं। अच्छा, नैब की तरह आपको इस तरह फराम नहीं करते, एयर कंडीशन फराम नहीं करते। यहाँ पे तो होता है ना, हम जैसे जरा बाबे टाइप साफी है, हमें पता होता है कि नैब किसके लिए रहमत होगी, किसके लिए जहमत होगी। मैंने गलत कहा? तुम्हें पता होता है ना, मुझे भी पता है, मगर वहाँ जब होता है वहाँ सुना है कि वो जो 2-3 अभी 4 साल पहले को 500-600 लोगों को उन्होंने गोलियां मारी हैं। देखो यार, यानी उनमें करप्शन नहीं है। उनका आर्गूमेंट है जब हम जैसे जिसको जेली लिबरल आप कहते हो ना, तो वो कहते हैं कि यार हमने 1.5 अरब इंसान को खाना खिलाया। 30 साल पहले वहाँ पे कोई 50% लोग लो पॉवर्टी थे, खाने को रोटी नहीं थी, मलेरिया, गर्मी, हब्स, किसान परेशान। उन्होंने कहा यार हमने डंडा सोटा चलाया, ठीक ही है, हमने रोटी तो दे दी ना, सड़कें बना दी हैं, हेल्थ का आपका मसला हल हो गया, आपके यहाँ जनाब एजुकेशन आपका दर्द-ए-सानी है। हमने क्या किया? हमने हर निज़ाम का अजाब ले लिया। हमने कब जमहूरियत रखी है तो जनाब यहाँ पे टैक्स हम देते हैं, तो इलाज अपना प्राइवेट कराओ। तो हमारे पास कोई समझ नहीं आ रही। ब्रेक लेना चाहती है, मैं ब्रेक पे भी जाएंगे थोड़ी देर में। राणा साहब, आपकी जाने पाऊंगी कि पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आज उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया बानी पीटीआई ने कि मैंने जो है वो जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तो इतने अरसे बाद उन्होंने मेरा ख्याल है पहले भी वो ये कह चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो पहले भी कह चुके हैं, कोई पहली दफा नहीं कह रहे, ठीक है ना? लिहाजा ये कोई नई अनोखी बात नहीं की। क्या है पीटीआई का, क्या समझ रहे हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आया था ना, ज़िया-उल-हक के दौर में, ये भी बड़ा उस टाइम जियाला था और मैं भी बड़ा जियाला था, ठीक है, अभी हम जियाले ही हैं, ठीक है। तो हमने ये समझा था कि शायद अब पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई जिंदा नहीं रहेगा। जिस तरह कारकुनों ने किले भुगते, फांसियां हुई, कोड़े पड़े, सही है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद छोटी सी थी, उनके कमरे में बिच्छू छोड़ दिए जाते थे, छिपकलियाँ छोड़ दी जाती थी। ये तो फैशन में इन्होंने जेलें देखी हैं, ठीक है ना, जहाँ फ्राई पान मिल जाते हैं इस तरह करने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो जैसी तकलीफें नहीं किसी ने बर्दाश्त की, ठीक है। तो हम ये समझते थे कि शायद अब पीपल्स पार्टी का नाम मिट जाएगा, लेकिन भुट्टो तो आज भी जिंदा है। भुट्टो का वोट बैंक। अच्छा, एक जुमला और सुन लें, लोग ये कहते हैं ना, लो जी भुट्टो को पीपल्स पार्टी तो यूं हो गई और वो हो गई। भुट्टो किसी पार्टी की मिरास नहीं है, भुट्टो तो एक फलसफे का नाम है, सही हो गया, ठीक है। ये फलसफा भाई इमरान खान कर ले तो वो भुट्टो इमरान खान में मौजूद है, सही, ठीक है। सो
आप समझते हैं किसी नजरिया बड़ा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ये वक्त आते जाते रहते हैं। सही है। 100 बार चमन उजड़ा 100 बार बाहर आई, दुनिया की वो ही रौनक दिल की वही तन्हाई। सही है। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई, तो बस ये अंजाम रुसवाई होते हैं। बस ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपसे आपकी तरफ आऊंगी मलिक साहब, वफाकी काबीना का कल जो इजलास होने वाला था वो क्यों मुलतवी हो गया? बड़ा शोर था उस इजलास का कि कल जो है पहले उसकी बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है। आपको याद होगा यहाँ पे हमारे वज़ीर आला कौन थे पंजाब में, निगरान में, उनका नाम है मोहसिन नकवी। जब उनके लास्ट डेज थे ना, तो वो उन्होंने एक केस बना के ना फेडरल हुकूमत को भेजा था एज ए CM पंजाब में। निगरान बात कर रहा हूँ। मैंने इस प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था, जो आप कह रहे थे ना कि खान साहब जो आज जनरल साहब ने कहा जी कि जो 9 मई के जब तक मुलजिमों को सज़ा नहीं मिलेगी हम सीधे रास्ते पर नहीं जा सकते। अब मैं उस केस का आपको बता रहा हूँ, वो जो इन्वेस्टिगेशन थी ना, उसमें था कि 7 मई को खान साहब ने ना इंडिकेट किया कि मिस्टर फ़लाँ मिस फ़लाँ आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, बकौल उनके उस रिपोर्ट के, उनके पास रिकॉर्ड है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया हुआ कि ये उस महफिल में बैठे थे उनके घर यहाँ पे ज़मान पार्क में। तो वो लोग तैयार हैं, वो कहते हैं हम नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो अदालत में आ सकते हैं। एक चीज़ फिर 9 को उन्होंने और भी ऐसी उनके पास एविडेंस है। अब मज़े की बात क्या है, कैबिनेट में वजीर दाखिला कौन होगा? हैं? राणा होगा। और काकी वही बंदा। अच्छा नहीं, वो तुमसे आगे के सोच रही है। अच्छा, तुम अगला वजीर खारजा। हाँ। अब कमाल की बात है कि जब मैंने आपको एक दरख्वास्त दी, अब मैं ही वजीर दाखिला हूँ इस वक्त। आज पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर वही मोहसिन नकवी है, और वही मोहसिन नकवी इस कैबिनेट में आप किसी दिन सुनेंगे, एकदम पता चलेगा आपको कि वजारत दाखिला ने कह लो भाजी ए कागज जे ए सबूत है जे तो दसो एनु ए गद्दार पाकिस्तान का की कर। जॉन एलिया का जो शेर था ना, ये मुस्तकबिल है PTI की लीडरशिप का। जॉन एलिया का जो शेर था ना, खुद ही जॉन साहब का शेर है कि खुद ही दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का से मैं निकल आया। वाह वाह, ठीक है। तो वज़ीर दाखिला साहब खुद ही पेश करेंगे, खुद ही सुन लेंगे। तो लेकिन आज वो कहा तो है बानी पीटियाना के वो जो हैं बड़े एक वाइसराय बने फिरते हैं, लेकिन तो वज़ीर दाखिला को है मोहसिन नकवी साहब। जब खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आई जाती है, तो भाई अल्लाह ने उन पर मेहरबानियाँ की हुई है, तो उनमें क्यों नहीं है नज़ाकत आएगी भाई? वो ठीक है। लेकिन भाई जुडिशल एक्टिविज़म के जो चेयरमैन है ना, एडवोकेट अजहर सदीक, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए कि उन्हें जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक कैदियों को जो सहूलियात फराम की जा सकती है वो दी जाएँ। ठीक है ना। लेकिन सुनना सुहाना किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि आज से हम एक नई जंग का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें कोई रहम, कोई माफ़ी, कोई हमदर्दी नहीं है। और अल्लाह ना करे कि मुझे ये कहना पड़े कि जिसमें कोई आइन कानून इंसाफ भी नहीं है। तो अल्लाह ना करे ये ट्रेंड ही चलेगा, जेल में सूरतें दो, जेल में सूरतें दो, ये ट्रेंड ही सोशल मीडिया पे चलेगा। सोशल मीडिया तो रहने दोगे तो चलेगा ना। यार तुम्हारी जनरेशन ने इस तरह पासवर्ड ठीक करना है ना कि ये ट्रेंड चला दो, रिश्वत खत्म करो, रिश्वत खत्म करो, सुबह दोपहर शाम रिश्वत खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन मलिक साहब हमारी जनरेशन तभी आएगी ट्रेंड से चलती है ना तुम्हारी जनरेशन। नहीं, उसकी बात सुने ना, बिस्मा बोले आप। पिछले वाले लोग जाएंगे तो हम वो कह रही है तुम जान छड़ोगे तो सी आवागे ना, वो ये कह रही है। तुम्हारा लीडर हमसे बड़ा 72 साल का हो गया, ठीक है ना, बातें कर रही हो हमें करती हो। तुम्हारा अपना लीडर 72 साल, तुम्हारा अपना लीडर 72 साल का है बिस्मा, तुम्हारा अपना लीडर 72 साल का, उनका लीडर नवाज शरीफ जो है वो तो अभी 16 साल का, उसका तो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बना है। 6 महीने का फर्क है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब तो अभी वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अंडर 19 खेलना है। खूबी देखो, उसको अच्छा लगा कि 25 दिसंबर को कायदे-ए-आज़म पैदा हुए थे, दूसरे का मैं भी 25 को, और बाद में पता चला कि वो कायदे-ए-आज़म की भी 25 दिसंबर आपने खुद ही बनाई है। आपका लीडर हो, मेरा लीडर हो, इनका लीडर, कोई भी लीडर हो, आवाम का कोई लीडर नहीं है, कोई जो है वो महंगाई को कम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। ये अलग बात है कि जब वो उन्हें करने नहीं दिया गया या उनको के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई या दीवारें खड़ी की गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से बिल्कुल मायूस भी नहीं हूँ। सही है। इनमें बहुत सारे हीरे भी हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। सवाल वहाँ पैदा होता है कि जब ये टेक ऑफ करने लगते हैं तो अचानक ऐसा क्या होता है कि ये सारा कुछ तैयारा गिर पड़ता है। डिस्कस कर लेते हैं, इस ब्रेक साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। IPP जो हैं वो वाहन के लिए एक वबाले जान बन चुके हैं। किस तरह से छुटकारा होगा कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। मलिक साहब, मैं थोड़ी सी रिपोर्ट स्टडी कर रहा था। सबसे पहले तो हमारी ट्रेजेडी है कि हमारी कभी किसी भी हुकूमत ने हमें ईमानदारी से नहीं बताया कि भाई ये हक है, ये सच है, ये हुआ है। तो इस तरह होता है, कोई दाएं से खबर आती है, कोई बाएं से आती है। जितनी हमारी कैपेसिटी है, मैं आपको बताऊं 100 के करीब हमारे ना ये जो IPPs हैं, मैं उनकी थोड़ी सी स्टडी कर रहा था राना साहब, जिनको पैसे मिलते हैं 300 में ऐसे जिन्होंने एक वो समझ लो कि हाथ नहीं लगाया, वो स्टिल है, एक यूनिट नहीं बनाया, जिनको पैसे मिले हैं 25% तक, 25 से नीचे रहे हैं जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना। अगर आपने 100 यूनिट बनाने थे, 25 यूनिट से आप नीचे बनाए, किसी ने 18, किसी ने 16, वो है 37। मैं 100 पाकिस्तान को समझ लें कि जो जिन है ना, 100 जिन है जो खा गए हैं पाकिस्तान को। मैं आसान जुबान में आप बताऊँ, उन 100 जिनों में 3 जिन वो हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं पैदा किया। टिड उनका हम सब जितना हमारा कमरा इतना उनका पेट बन गया। 37 वो हैं जो अंडर 25 हैं। अब 60 वो हैं जो 25 से ऊपर गए हैं, यानी कि 25% से ज़्यादा, कोई 30, 35, 40। तो मैं पढ़ रहा था तकरीबन इन्होंने मिलजुल के ना 31,000 अरब रुपए की ना पैसे हमसे लिए हैं। हमसे मुराद हमारी पैसे हैं। और तकरीबन जो इन्होंने बिजली बनाई है वो 1900 अरब की है। अब मुझे आप पूरी इंसानी तारीख दिखा दो, इसका तो सलूट बनता है उन हुकूमतों पे जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक कोई हमारा हुक्मरान, उसमें इमरान खान भी शामिल था, जिसने हमें बताया नहीं कि ये मुआहदा किसने किया, ये मुआहदा कि असूली तौर पे तो मेरे मुजरिम, मैं नहीं समझता IPPs है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरे मुलजम तो वो हैं जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं। ठीक है। और मुझे ये भी पता चला है अभी भी मुआहदे हो रहे हैं, अभी भी जो रूलिंग फैमिली है बहुत बड़ी पंजाब की, उसकी फैमिली से लोग IPPs में जा रहे हैं। मुझे अभी पता लगा कि बहुत बड़ी जो अपना हब को एक बहुत बड़ी पुरानी IPPs है, और बावसूख ज़राए से पता चला उसकी 15 साल की एक्सटेंशन हो गई है। अभी भी कईयों के मुआहदों की एक्सटेंशन हो रही है। मेरा ख्याल था कि शायद इतनी बहस हो गई है, इतनी बहस हो गई, आपको IPPs को नाम नहीं लगाएगा, जिस तरह वो अपना कमर जलील नहीं बेइज्जत हो गया हर जगह। मेरा ख्याल से IPP बड़े जलील हो गया, मगर नहीं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। अभी भी आप एक्सटेंशन दे रहे हैं इनको कि आप फर्दर मुआहदे कर लें। अब मेरा सवाल ये है, आप मुझे बता दें, ये तो एक मैंने आपको दामाद साहब बताया ना जो आपसे इतने पैसे ले रहे हैं, वो गैस भी कम नहीं है। 2100 अरब रुपया आपका खसारा गैस में आ रहा है। अभी मैं बाकी जाता ही नहीं हूँ। PIA आप किसी को फ्री देंगे ना, क्या मैं कहने लगा हूँ, फ्री किसी को कि यार ये सारा PIA ले लो तो 1000 अरब आपको देना पड़ेगा। अच्छा। जो उसकी लायबिलिटी है। ओके। अच्छा, आगे आओ। हफीज़ पाशा वजीर अपना ख़जाना पाकिस्तान के, को मैं नहीं कह रहा, उसने को 10 दफ़ा मेरे शो में मुझे बताया, उसने कहा 2000 अरब से ज़्यादा ये जो हमारे रूलर्स हैं ना, ये सिर्फ इनकी बरात है। तो मैं आपको जो 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, 10,000 अरब के करीब तो मैं ले गया आपको, और तकरीबन 10,000 अरब आप सूद देते हैं जो कर्जे आपने लिए हुए। आप बजट आपने देख लो। तो मुझे बता दो, जो 10 और 10 20,000 अरब, 20,000 अरब तो आप, मतलब क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो उसमें मुझे बता दो कहाँ से तालीम आएगी, कहाँ आपको पीस आएगा। बड़े खतरनाक फिगर्स आपको आपके लिए एक ही टॉर्चर है, वो हो गया। पाकिस्तान इज नोन फॉर इट फॉर द लास्ट 5 years। पाकिस्तान की एक ही कहानी है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। जब ये दो महंगे होते हैं उसका असर हर चीज पे आता है। मतलब मैं कल मेरे घर में 2-20 आया, मैंने क्या उससे गरीब आदमी से बहस करनी है, और मुझे बहस से ज़्यादा असल मसला ये था, उसने पूरी कहानी सुनी। उसने जी मलक साहब हीला मेरा दिन है, मैं खैर है अपना तो भी सर कहता जी मैं तो काम छड़ने लगा। सच मुझे दुख ये नहीं हो रहा था कि मेरे से 5 ज़्यादा लेगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला मेरे पे बड़ा मेहर, मैं फिर भी उसको 5, मगर मैं देख रहा था यार आप लोगों से हो भी आपने छीन ली। अब महंगाई इशू नहीं रहा, खुदा की कसम पाकिस्तान का मसला महंगाई नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल हैज गिवन अप, होपलेस हो गया। मतलब आप लोग पहले ज़माने में लोग कहते थे यार गुजारा नहीं होती, अब वो कहते हैं यार बिजनेस ही। मेरा एक अच्छा खासा बिजनेसमैन आदमी, उसको सारा पाकिस्तान जानता है। कल परसों में उसके साथ बैठा था, उसने कसम खाई है मेरे सामने, कहता अगर ईमानदारी से बात करो, अगर बिजनेस बंद करके हमें फ़ायदा है, हम फंस गए हैं, हम कहीं नहीं जा पा रहे। वो आपका साबिक़ निगरान वज़ीर है, रोज़ वो दुकान लगा के इतने खौफनाक वो ट्वीट कर रहा है, वो बता रहा है कि मतलब वो कह रहे हैं 275 रुपए का आप यूनिट कहीं पे खरीदा। वो मैं तो अक्ल मान ही नहीं रही जो हो रहा है पाकिस्तान में। ये देखिए राना साहब कितने खतरनाक बातें कर रहे हैं। और साथ ही गौहर जहाँ साहब को क्या हो गया, 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, हर माह 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं। हुकूमत बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट खरीद रही है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं शारिये सारे? एक तो आपको फिर मुबारक हो मलिक साहब, आप हमें रो रहे हैं
चीनी पर 15% एक्साइज ड्यूटी लग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी अब आप तो इसका मतलब पाकिस्तान में शुगर का मरज खत्म हो गया यार, ये तो अच्छी खबर है। चीनी खानी छोड़ देते हैं, मैं तो कहती हूँ बहुत देखना अच्छी बात है। 15% एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये है कि चीनी की कीमत ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अब इसमें बारीकी क्या है, चीनी अमीर आदमी तो इस्तेमाल ही नहीं करता, वो तो डाइटिंग पे होता है या वो लेता है कोई वो पिल्स हैं जो मसनूई मिठास की मुझे नाम नहीं आ रहा सही, ठीक है। चीनी तो गरीब ने चाह दे 4 चमचे पाने ने मजदूर ने निकालना बेचारे ने नहीं, उसकी जिस्म की कैपेसिटी इतनी मेहनत कर लेता है कि उसे तो जरूरत है कि वो चीनी में 4 चमचे डाल के फिर पिए, ते ओदे लिए ए भी रास्ता तुसी बंद करता है। अब जो बात मलक के साथ सिर्फ मुझे एक इख्तिलाफ, वैसे तो 100 इख्तिलाफ है, ये ना आधा सच बोल के चुप कर जाता है। पंजाब के हुक्मरान खानदान ने यूं किया, भाई नाम लो, क्यों नहीं नाम ले रहे हम, ठीक है ना, आप नाम लें कि शरीफ फैमिली के आईपीपीज में हैं अपने, सलमान शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है कि उन्होंने बगैर कुछ बनाए वो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर पैसे लिए, ये मीडिया में बोला जा रहा है, सही, ठीक है। ये किनके हैं आईपीपीज, कौन से पाकिस्तानी सरमायादार हैं, इनमें सियासतदान है अपने और रूलिंग सियासतदान है जिनके अपने आईपीपीज हैं, इदारों के अपने हैं, सही, सानू बेवकूफ बना रहे हो, सानू लाल बत्ती मगर लाए है तो रोला पाई जा रहे हो, अंदर अंदर खाई जा रहे हो, आईपीपीज तुम्हारे, पैसे तुम कमा रहे हो, ठीक है, ऊपर से रोला हम समझते हैं कि आईपीपीज कौम के लिए होते, फिर तुसी ये गए हो, जेबों में तो इनकी जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के स्पॉन्सर हैं, चीन के लोग हैं, ठीक है, चलो उनसे तो हम क्या गिला करें, सारे ना दसी क्या गिला करें हम, सारे मैंने इसको बताया, मैंने ठीक है ना, क्या गिला करें हम किसी से, हम गैरों से क्या गिला करें, ठीक है ना, तो हमें तो हमारे अपने खा रहे हैं यार, हमें तो हमारे अपने मार रहे हैं यार, वो तो हमारा खून चूसने के बाद अब हमारी हड्डियां भी गल गई हैं भाई, सही, अब तो हम पे रहम कर दो, ठीक, ये मुल्क रहेगा तो यार तुम्हारे लूटने के जराए रहेंगे ना, कौम बस एक दो जो आखिरी इख्तिताम, बस एक जुमला सुन ले कि कौम मर रही है, कौम के साथ उनके पास अब खाने को, पीने को, सोने को कुछ नहीं रहा, आप पीटीआई को कुचल दें बस, आपके पास एक ही रास्ता है। मलिक साहब, अच्छा, ये जो दास्तान गम सुनाई ना इसने आईपीपीज की, इसी को एग्जैक्टली एक दफा डाले शुगर मिल्स और यही कहानी साथ जोड़ ले, ठीक है। इस वक्त तकरीबन मेरा 70 से 80% शुगर इंडस्ट्री जो है ना वो हमारी है, एमएलए नहीं है, वजीर नहीं है, रूलिंग लोग। कल हम इस पे बात करेंगे शुगर मिल्स पे। हम चारों तरह से, मैंने आपको पहले बता दिया तौहीन, मैंने आपको 3 इदारे समझा दिए, अब 2 पाकिस्तान के जो मेजर काम है आईपीपीज है, शुगर है, वो हुक्मरानों के पास है, अल्लाह का खैर, हम सिर्फ टॉक शो कर सकते हैं। दामन पे कोई छीट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, क्या बात है, कौम को तुम कैसे कत्ल कर रहे हो, ठीक है, और तुम ही हमारे मसीहा बने हुए हो। राना साहब, आपके शेर से जो है प्रोग्राम पर इख्तिताम ना कर दें, बिस्मिल्लाह करेंगे आप, मज़ीद इश्यूज़ डिस्कस करेंगे कल, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।